जय हिंद दोस्तों। हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स। पहली न्यूज़ है हमारी कि नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि इंडिया को लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने चाहिए, जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि है आरसीईपी, और कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जो कि है सीपीटीपीपी। तो आरसीईपी हमें पता है ये इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ चाइना डोमिनेंस। तो हम देख लेते हैं आरसीईपी में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, एक बार देख लेते हैं। तो चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसियान की 10 कंट्रीज जैसे कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। और सीपीटीपीपी में कौन कौन सी हैं? इसमें हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, कनाडा, चिले, पेरू, मेक्सिको। तो नीति आयोग ने ऐसा क्यों बोला? नीति आयोग ने इसलिए बोला है ताकि हमारा जो वैल्यू चेन सिस्टम है वो इंक्रीज़ हो सके और इंटीग्रेट हो सके, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिल सके और ट्रेड कॉम्पिटिटिव कैपिटलाइजिंग ऑन चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। एक कंपटीशन बढ़े इस एरिया में, एशिया में, क्योंकि चाइना अकेला ऐसा है जो एक तरीके से कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है। और प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज ऑफ नेशनल ट्रेड लाइक लिबरलाइजेशन, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड ई कॉमर्स। मतलब इन चीज़ों में भी इंडिया आगे अपना कदम रखे, ट्रेड बढ़ाए, अपना रीजनल पॉलिसीज बनाए, रीजनल ट्रेड के लिए लिबरलाइजेशन लाए और ई कॉमर्स में बढ़ावा मिले। इन चीज़ों के लिए नीति आयोग के सीईओ ने ये सजेस्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं टीबीटी से रिलेटेड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली है। उसने बोला है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है उसने 2 ट्रिलियन का मार्क जो है वो क्रॉस कर लिया है। मतलब जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है वीमेन को, उसने 2 ट्रिलियन का मार्क पास कर लिया है। 2.11 लाख करोड़ जो है वो 8 स्टेट ने दिया है वीमेन को डीबीटी के थ्रू। कुछ स्कीम देख लेते हैं हम अलग अलग स्टेट्स की, जैसे गृहा लक्ष्मी कर्नाटका की है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है महाराष्ट्र की है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है और सुभद्रा योजना उड़ीसा की है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है 2013 में लॉन्च हुआ था। इसे इसलिए लॉन्च किया था ताकि जो पैसा हम देते हैं पब्लिक को, गवर्नमेंट जो पैसा पब्लिक को देती है उसके लीकेज कम हो सके और जल्द से जल्द उन तक पैसा पहुँचे, और जो डिले होता है उन तक पहुँचने का पैसा जो पहुँचता है उस डिले को ख़त्म किया जा सके। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे 2016 में डीबीटी जो है 450 स्कीम्स पे लागू हो गया था और कोविड के टाइम पे 27,500 करोड़ के आसपास पैसा दिया था लगभग 11.5 करोड़ लोगों को। ठीक है, और डीबीटी इनेबल करने के लिए 53 करोड़ बैंक अकाउंट्स अभी चालू हैं। आईएमएफ ने एक तारीफ की इंडिया की कि जो ये डीबीटी स्कीम है ये लॉजिकल मार्वल है एक तरीके का। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कहती है स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि गांव देहात का जो यूथ है वो एग्रीकल्चर की तरफ नहीं बढ़ रहा है बल्कि नॉन फार्म जॉब की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, जैसे स्मॉल बिजनेसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं रूरल नॉन फार्म इकोनॉमी क्या है। इसमें क्या है, वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे एग्रो प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट और ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। 2/3 जो रूरल की इनकम है वो आज की तारीख में इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से आ रही है जो कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है 10,700 करोड़ रुपया इन्फ्यूज़ करने के लिए, किसमें, एफसीआई यानी पोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 2024-25 के लिए 10,700 करोड़ रुपए इन्होंने इन्फ्यूज़ किए हैं एफसीआई में। एफसीआई देख लेते हैं क्या है। एफसीआई जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आती है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बनी है फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत। इसका काम क्या है, ये इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन फॉर सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, मतलब ये एमएसपी वगैरह को लागू करती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ये एक तरीके से काम में लाती है सरकारी से, और मेंटेनिंग सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड बफर स्टॉक, ये बफर स्टॉक करके रखते हैं फूड ग्रेन्स को ताकि एक उसका प्राइस जो है वो एक तरीके बैलेंस चलता रहे, ना ज़्यादा बढ़े ना ज़्यादा घटे, इसलिए ये लोग स्टॉक करके रखते हैं। इनके प्रोक्योरमेंट के 2 तरीके हैं, पहला है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, दूसरा है डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आरबीआई इशू फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई एंड एफटीआई। हमें पता है कि एफपीआई वो होता है जब कोई बाहर की कंपनी किसी इंडियन कंपनी में 10% तक अपना शेयर, उसका जो शेयर होता है वो होल्ड करता है 10% से ऊपर बढ़ता है तो वो एफडीआई में काउंट हो जाता है। तो आरबीआई ने न्यू फ्रेमवर्क क्लासीफाई किए हैं कि ये जो है अब चिट फंड जैसी कंपनीज़ में और गैम्बलिंग जैसी कंपनीज़ में एफडीआई लागू नहीं होगी, और ये जो रेगुलेशंस हैं इसके तहत ही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2019 के तहत ही इनका रिक्लासिफिकेशन होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी डी-सिप्स, ये एक ग्लोबल लेवल पर चलता है जी-सिप, ग्लोबल लेवल पर चलता है जी-सिप्स और हमारे इंडिया में चलता है डी-सिप्स। इसका क्या मतलब है, ये कुछ बैंक को लिस्ट करते हैं जो कि इंडिया में सबसे बड़े बैंक हैं, और अगर वो फेल हुए तो उनकी वजह से और बैंक्स फेल हो जाएंगे। एक तरीके से अगर ये बड़े बैंक्स फेल हुए तो इनकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी या इकोनॉमी में थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए इसकी लिस्ट निकालती है ये आरबीआई निकालती है और मेरे ख्याल से हर साल निकालती है। ऐसे ही ग्लोबल लेवल पे जी-सिप्स होता है।
इसमें भी बैंक लिस्ट होती है, जो बहुत बड़े बड़े बैंक्स होते हैं उनकी लिस्ट निकलती है, उनकी जो इनका जो वो रहता है, हेल्थ रहती है, उनके बारे में एक रिपोर्ट जारी होती है। इसमें फ़िलहाल 3 बैंक है, एक SBI है, एक ICICI है, एक HDFC बैंक है। तो आगे नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्पेस सेक्टर। यूनियन कैबिनेट ने 10,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड इस्टेब्लिश किया है स्पेस सेक्टर के लिए, और जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर यानी इन स्पेस करके एक एजेंसी बनाई है, उसके अंडर में ये फंड क्रिएट किया गया है। ये इन स्पेस क्या है, इसका वर्क देख लेते हैं। ये इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी होगी, जो कि ऑटोनोमस एजेंसी होगी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में, और इसका काम ये होगा कि इसरो और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका कोलैब कराना और इस फील्ड में एक नया इनोवेशन करना या कुछ सैटेलाइट लॉन्च करना। प्राइवेट प्लेयर्स भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, जैसे आजकल अमेजोन कर रहा है या SpaceX कर रहा है, इसी तरह इंडिया में भी ये काम इन स्पेस के थ्रू होगा। और इस वेंचर फंड को देख लेते हैं। वेंचर कैपिटल फंड क्या है? वेंचर कैपिटल फंड जो है वो स्टार्टअप को सपोर्ट करेगा, सप्लाई चेन को देखेगा, और मतलब मिड स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सारी चीज़ें वेंचर फंड के थ्रू होगी। बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा प्राइवेट प्लेयर को या जो भी आगे इनोवेशन वगैरह होंगे उसमें। हमारा इंडिया जो है वो 5th रैंक पे आता है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। स्पेस सेक्टर मतलब स्पेस सेक्टर जो है वो GDP में 2 से 3% कंट्रीब्यूट करता है। करंटली वैल्यूड $8.4 बिलियन विद अ टारगेट टू रीच $44 बिलियन बाई 2033 तक 44 बिलियन तक कंट्रीब्यूट ऐसा टारगेट हमने लिया है। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज़। स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ऐसा एक टारगेट है कि एक एस्टिमेट लगाया गया है कि मेडिकल डिवाइस का मार्केट जो है इंडिया में वो ग्रो होगा $30 बिलियन तक 2030 तक। तो इस स्कीम के जो कंपोनेंट देख लेते हैं, स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के। तो इसमें क्या करेगा, ये कॉमन फैसिलिटी फॉर मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, इन्वेस्टमेंट देगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें करेगा। मेडिकल डिवाइस क्लिनिकल स्टडीज़ सपोर्ट स्कीम है और मेडिकल डिवाइस प्रमोशन स्कीम है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 21st लाइव स्टॉक सेंसस जो है वो अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक चलेगा। इसकी रिपोर्ट आएगी, वो देखेंगे हम आने वाले टाइम में, अभी तक तो आई नहीं है। और ये हर 5 साल में एक बार होता है। 1919 से ये सर्वे चला आ रहा है, तो जब इसकी रिपोर्ट आएगी वो देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसमें क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन ICAR NRC इक्विन इन हरियाणा हैज़ बिन ग्रांटेड WOAH रेफरेंस लेबोरेटरी स्टेटस। ये जो इंडिया में हरियाणा में इस्टेब्लिश है ये वाली लैब बोल रहे हैं, ये जो भी बोल रहे हैं, इसे एक WOAH रेफरेंस लेबोरेटरी का स्टेटस मिल गया। इस लैब में जो है एक्सपर्टाइज होंगे किसके, इक्विन पायरोप्लाज्मोसिस डिसीज़ के। ये इक्विन पायरोप्लाज्मोसिस डिसीज़ क्या है, ये टिक बॉर्न प्रोटोजोन पैरासाइट है जो घोड़ों को, गधों को और जेब्राज वगैरह में ये डिसीज़ पैदा करता है। तो ये जो हरियाणा में एक लैब है, ये अब एक तरीके से इसे वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्निशन मिल गई है, जो कि अभी इनके डिसीज़ के ऊपर रिसर्च और वैक्सीन वगैरह बना सकता है, इनकी देखरेख कर सकता है इन चीज़ों में। नेक्स्ट न्यूज़ है नैनो फर्टिलाइजर से। इंडियन साइंटिस्ट हैव डेवलप नैनो मटेरियल कोटिंग मेड ऑफ नैनो क्ले फॉर म्यूरिएट ऑफ पोटाश MOP सर्व 80% ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर नीड्स। तो इंडियन साइंटिस्ट ने एक नैनो फर्टिलाइज़र बनाया है जिसमें 80% पोटाश फर्टिलाइज़र के नीड को पूरा किया जा सकता है, ठीक है, जो कि सॉइल की हेल्थ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं मोरमुगांव पोर्ट अथॉरिटी। ये जो है ये गोवा में है ये पोर्ट, और इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट टू इंट्रोड्यूस ग्रीन शिप इंसेंटिव। ये पहला ऐसा इंडिया का पोर्ट है जिसने ग्रीन शिप इंसेंटिव दिया था। हरित श्रेय स्कीम भी बोलते हैं इसे। हरित श्रेय स्कीम जो है इंसेंटिव शिप्स विद फेवरेबल ESI स्कोर। ESI मतलब एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, एंड इट्स एम टूवर्ड्स डिकार्बनाइजेशन एंड ग्रीन शिपिंग, मतलब ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह ना करे शिप्स के द्वारा, इन सब के लिए ये स्कीम बनाई गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। पीता ड्राई पोर्ट जो है ये बिहार में है, पटना के पास है। इट पूज एक्सपोर्ट इंप्रूव लॉजिस्टिक्स बेनिफिट्स टू एडजॉइनिंग स्टेट। इट कनेक्ट रेल टू मेजर गेटवेज, ठीक है। ये इनलैंड पोर्ट है, बिहार के अंदर नदी में चलता है, और ये एक्सपोर्ट वगैरह के लिए यूज़ में लाया जाएगा। ये बिहार का पहला ड्राई पोर्ट है, ऑल्सो नोन एज इनलैंड कंटेनर डिपोट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2024 रिपोर्ट। ये रिलीज़ करता है WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट में ये आया है कि इंडिया जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग में, और पेटेंट वगैरह जो हुए हैं 2018 से 23 से ये ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं इसके कि इंडिया इज़ रैंक 6th ग्लोबली विद 64,500 पेटेंट फाइलिंग हुई है, और ट्रेडमार्क्स जो है वो 2nd हाईएस्ट है ग्लोबली, और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन फाइलिंग में इंडिया जो है रैंक 10 पे है। नेक्स्ट न्यूज़ है पैन परमानेंट अकाउंट नंबर 2.0। ये स्कीम लॉन्च की है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में, और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है पैन 2.0 में।
पैन जो है इसमें 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं और इससे इशू करने वाली जो एजेंसी होती है वो है प्रोटेन, फॉर्मली नोन एज, पहले इसे कहा जाता था NSDL ई गवर्नेंस, और UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अप्रूव द यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल फॉर यूज़र ऑफ इंडियन ग्रिड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑन पैन इंडिया बेसिस। इसका काम क्या होगा? ये इंश्योर करेगा कि ग्रिड की स्टेबिलिटी हो, रिलायबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, सपोर्ट करे इंडिया का विजन जो कि है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030 तक 450 गीगावाट हमें क्रिएट करना है रिन्यूएबल एनर्जी से। एंड इट एड्रेसेस द प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट फॉर थर्मल एंड हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट। तो ये सारे काम होंगे यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल के, और इसके न्यूज़ यहीं तक ख़त्म होती है। थैंक यू।